बहुत समय पहले शांतिपुर गांव में अमन अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। अमन की माँ का बीमारी के कारण कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। तब से अमन अपने पिता के साथ अकेले ही रहता था। अमन बहुत ही आलसी लड़का था। वह दिन भर बस अपने कमरे में सोता रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके पिताजी ही उठाते थे। वह दिन भर दूसरे के खेतों में काम करते थे, लेकिन अब वह भी बूढ़े हो चुके थे और ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। एक दिन अमन के पिताजी काम करके घर लौटते हैं तो देखते हैं कि अमन अभी तक सो रहा है। अरे उठ भी जा कामचोर। और कितना सोएगा? आखिर कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है? जब से तेरी माँ गई है, इस घर का पूरा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। इतना बड़ा होकर एक बोझ की तरह दिन भर घर में पड़ा रहता है। चल अब उठ और घर को साफ कर दे कम से कम। अरे पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। अरे मूर्ख, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी घर पर खाना खाने आया हूँ और तू कह रहा है कि सुबह हो रही है। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दोपहर के 2 बज गए और आप घर पर खाना खाने आए हैं? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। जरा अपनी आंखें खोल और बाहर झांक कर देख। पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा आलसी है। बेटा देख, अगर मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता, लेकिन सच तो ये है कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं काम करके आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ और कई दिनों से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी भी है। क्या पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं चाहता हूँ तू एक बहुत मेहनती आदमी बन जाए ताकि गांव के सारे लोग तेरी इज्जत करें। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर अमन घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में एक गांव वाला मिलता है जिसका नाम विजय था। विजय अमन को देखकर कहता है, अरे क्या बात है अमन भैया, आज इतना जल्दी उठ गए? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरी मर्जी कि मैं देर से उठूं या जल्दी उठूं। तुम अपने काम से काम रखो। क्या कहा तुमने? जब मन करे तो उठोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा बूढ़ा बाप दूसरे के खेत में मजदूरी करके तुम्हारा पेट पालता है। तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि बुढ़ापे में इतना काम करवा रहे हो? यह सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी बातें अनसुनी करके वहाँ से चला जाता है। वह जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। जरा सा दिन भर काम क्या कर लेते हैं। मेरा तो मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी एक न एक दिन इन्हें बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। फिर देखता हूं कौन मुझे क्या बोलता है। अभी तो मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर यहीं पेड़ की छाव में सो लेता हूं। इतना बोलकर अमन वहीं सो जाता है। तभी वहाँ से दूसरे गांव के एक विद्वान साधु गुजर रहे थे। क्या मूर्ख इंसान है, काम करने के बजाय यहाँ आराम से सो रहा है। तुझे कोई काम नहीं है क्या? साधु की बात सुनकर अमन की आंख खुल जाती है। अरे साधु जी, दिक्कत क्या है आपको? आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। कैसी मुसीबत है साधु जी? आप यहां से जाओ ना, मुझे शांति से सोने दो। मैंने तुम्हारे जितना आलसी आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई ना कोई काम ढूंढने के बजाय तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गांव में काम ढूंढने ही निकला था, लेकिन गांव के एक आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए बस यहां बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अरे आलसी आदमी, ये क्यों नहीं कहता कि काम ढूंढने तो निकला था लेकिन मन नहीं किया तो यहाँ पेड़ के नीचे आकर बैठा है। लेकिन तुझसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे और भी जरूरी काम है। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अमन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वह फिर से सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और अमन अपने घर जाता है। आज भी तुझे कोई काम नहीं मिला ना? पिताजी, मैं काम ढूंढने ही बाहर निकला था, लेकिन गांव के विजय ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस इसलिए आज मुझे कोई काम नहीं मिल पाया। बेटा, तू तो रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला किसी के बोलने से क्या होगा?
अगर तूने काम ढूंढा होता तो तुझे जरूर मिल गया होता। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सच में काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल फिर से जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। इतना कहकर अमन खाना खाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह खाना खाकर अमन काम की तलाश में निकल जाता है और हमेशा की तरह जंगल में जाकर उसी पेड़ के नीचे सो गया। उसके पिता समझा समझा कर थक चुके थे। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन अमन ने उठकर देखा तो उसके पिता अभी तक सो रहे थे। अरे पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? आप हमेशा मुझे कहते हैं कि जल्दी उठो और आज आप खुद ही इतनी देर तक सो रहे हैं। आज तो आपने खाना भी नहीं बनाया है। भला मैं भूखे पेट काम ढूंढूंगा कैसे? पिताजी, उठिए। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अरे अमन बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। तुम एक काम करो, बाहर में कुछ खा पी लेना, क्योंकि बेटा मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आज खाना बना सकूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं बेटा, बस मुझे हल्का सा बुखार है। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तू मेरी चिंता मत कर। नहीं पिताजी, आपको ज्यादा बुखार है। आप मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए। अमन तुरंत अपने पिता को गांव के ही एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर अमन के पिता की अच्छे से जांच करके कहते हैं, अमन, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनकी किडनी में इन्फेक्शन है, इसलिए उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं ना? हाँ, उसके लिए तुम्हें 60,000 रुपए जमा करने होंगे अस्पताल में। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है अमन, मैं तुम्हें तब तक कुछ दवाइयां दे देता हूं। वो अपने पिताजी को खिला देना, उन्हें कुछ राहत रहेगी। अमन अपने पिता को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसे अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अमन आलसी जरूर था, लेकिन वह अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। माँ के चले जाने के बाद उसके पिताजी ही उसका सहारा थे। अब वह अपने पिताजी को भी नहीं खोना चाहता था। आज रात का खाना अमन ने ही बनाया। जो अमन हर रोज बिना किसी चीज की परवाह किए सोए रहता था, आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे उसके पिताजी की चिंता खाई जा रही थी। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। मां के जाने के बाद काश मैं पिताजी के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ ना दिया होता। आज उनकी यह हालत मेरी वजह से ही है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो मां की तरह वह भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ न कुछ करके मुझे जल्दी से पूरे पैसे जमा करने ही होंगे। अमन रात भर इसी चिंता में डूबा रहा। सुबह होते ही वह गांव के प्रधान के घर गया। क्या बात है अमन, तू आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? इतनी सुबह तेरी नींद कैसे खुल गई? प्रधान जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो तू यहाँ सुबह सुबह मुझसे पैसे मांगने आया है? प्रधान जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेहनत? और वो भी तू? जा, किसको पागल बना रहा है? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। बेचारा तेरा बाप तुझ जैसे भैंस को इतने दिन से पाल रहा था, घर में बैठाकर खिला रहा था। बुढ़ापे में इतना काम करेगा तो बीमारी तो होगी ही ना। प्रधान ने अमन को पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब अमन गांव के एक जमींदार के पास जाता है। वो जमींदार गांव का सबसे अमीर आदमी था। अमन को देखते ही जमींदार श्रीकांत बोला, अरे वाह भाई अमन, आज तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे? जमींदार जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जमींदार जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले चाहे आप अपने खेतों में मुझे जितने साल भी काम करवा लेना,
मैं करने को तैयार हूं। अरे, तुझे सुबह सुबह पागल बनाने को नहीं मिला था क्या? तुम्हें ये पूरा गांव जानता है। रोज अपने पिताजी से बोलकर निकलता है कि काम ढूंढने जा रहा हूं और दिन भर जंगल में सोया रहता है। तू खाकर अपनी थाली तो धो नहीं सकता, खेतों में क्या खाक काम करेगा? जमींदार की बातें सुनकर अमन को अपनी आदतों पर बहुत पछतावा होता है और वो निराश मन से वहां से चला जाता है। आज भी अमन उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में पछतावे के आंसू थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए था। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे आलसपन की वजह से आज मुझे गांव में कोई भी काम देने को तैयार नहीं है और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। पिताजी सही कहते थे, अपनी इसी आलसपन की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता तो दिखाइए भगवान। तभी वो साधु उस दिन फिर से उसी रास्ते से जा रहा था जिसने उस दिन अमन को फटकार लगाई थी। उसने अमन को रोते हुए देखा तो वहीं रुक गया और उससे बोला, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और तूने मेरी बात को मजाक समझ लिया था। आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और गांव में हर किसी ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। देख मेरे बच्चे, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता और तेरी मदद किसी ने इसलिए नहीं की क्योंकि तू बहुत बड़ा आलसी है। उनको इस बात का डर है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर आज तू काम कर रहा होता तो तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पिताजी को खोना नहीं चाहता। उन्होंने कभी मुझे मां की कमी महसूस नहीं होने दी। साधु ने देखा कि अमन को सच में अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसलिए साधु ने एक छोटी सी पोटली निकाली और अमन को देते हुए कहा, इस पोटली में जादुई भस्म है। इस भस्म को तुम हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम्हारा सारा आलसपन दूर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम जानवरों की तरह दिन रात काम करके अपने पिता के इलाज के लिए बहुत जल्दी पैसे जोड़ लोगे। महाराज, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आपने मेरी इतनी मदद की है तो कृपया मुझे इतना बता दीजिए कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं पैसे जोड़ पाऊं, क्योंकि इस गांव में तो मुझे कोई भी काम देने वाला नहीं है। वो सब तुम इस भस्म पर छोड़ दो। इसे अपने पास रखना, तुम्हें रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। जैसे कि अभी तुम यहाँ जंगल में हो तो तुम्हें ढेर सारी लकड़ियां मिल जाएंगी और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। और यहां से कुछ दूर जाने पर बहुत सारे फलों के पेड़ मिलेंगे। उन फलों को तोड़कर भी तुम बाजार में बेच सकते हो। अमन ने वह भस्म अपने पास रख लिया और साधु वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। साधु के कहे अनुसार अमन ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसमें बहुत सारी लकड़ी जमा कर ली। अरे वाह, मैंने तो कितनी सारी लकड़ियां जमा कर ली है। सच में ये भस्म तो जादुई है। इससे तो मेरे पूरे शरीर में फुर्ती आ गई है। इतना कहकर अमन सारी लकड़ियां लेकर गांव में गया और उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। शाम को अमन घर आया और उसने पैसे जोड़े तो पाया कि आज लकड़ियां और फलों को बेचकर उसे पूरे 5,000 रुपए मिल चुके थे। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी और 55,000 रुपए जमा कर लूंगा। अब कल से मैं और दोगुना काम करूंगा ताकि पिताजी का इलाज जल्दी से जल्दी कर सकूं। अगले दिन सुबह होते ही अमन जंगल से लकड़ियां लेकर गांव में आ गया। इस तरह से अमन को दिन रात काम करते देख गांव वाले हैरान थे। अरे भाई, देखो तो जरा, अमन आजकल तो दिन रात बस काम में लगा रहता है। सुबह से शाम तक खेत में काम करता है और रात में थककर चुपचाप सो जाता है। मुझे लगता है कोई बात तो है। अरे नहीं भाई, ये सब तो बस दिखावा है। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे तो हम पर ही भड़क गया था। दिन रात जानवरों की तरह काम करके 1-2 हफ्ते में ही अमन ने 50,000 रुपए जमा कर लिए थे। ईश्वर की कृपा से 50,000 रुपये तो जमा कर लिए हैं मैंने, लेकिन अब मुझे 10,000 रुपये और चाहिए। मुझे जल्द से जल्द यह पैसे भी जमा करने होंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पिताजी की तबीयत भी और भी खराब होती जा रही है।
अमन ने अपने पिता के पास जाकर देखा तो उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। खांसी ने उन्हें और कमजोर कर दिया था। ये सब देखकर अमन और चिंतित हो गया। मुझे कल ही पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मैं कल ही जमींदार जी के पास फिर से जाऊंगा काम मांगने। हो सकता है इस बार वो मुझे काम दे दे। अगले दिन फिर से अमन जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, उस दिन तो आपने मुझे आलसी कहकर भगा दिया था, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करके 50,000 रुपये जमा कर लिए हैं। अब सिर्फ 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं मालिक। कृपया मेरे पिताजी की जान के लिए मुझे काम दे दीजिए। उनकी तबीयत बिगड़ी जा रही है। मैं दिन रात काम करूंगा मालिक। कृपया मुझे काम पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है अमन, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे खेतों को जोतना पड़ेगा। जितने बीघा खेत तुम जोतोगे उतने 1,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा। मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, तो मैं अभी से ही काम शुरू कर देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। दिल में अपने पिताजी को बचाने की उम्मीद लिए हुए अमन खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है। दिन भर बिना आराम किए वो खेतों में काम करता रहा। उसकी मेहनत का पसीना ये गवाही दे रहा था कि उसके दिल में पछतावे की आग जल रही है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अमन अभी भी काम कर रहा था। अगले दिन सुबह जमींदार अपने खेतों पर आया तो उसने देखा कि अमन अब तक काम कर रहा था। वो अपने 10 बीघा खेत को जोता हुआ देखकर हैरान रह गया। अरे वाह लड़के, तू इतनी मेहनत करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। तूने कल से बिना आराम किए मेरे 10 बीघा खेत को जोत दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। आज मैं तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा। आज ही तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। अमन तुरंत वो पैसे लेकर अस्पताल में डॉक्टर के पास जमा कर देता है और अपने पिताजी का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद ही अमन के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बेटा, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुझ पर। आज तेरी वजह से मेरी जान बच पाई है। आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? माँ के जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाला है। अमन के पिता के ठीक हो जाने के बाद भी अमन ने अपना काम नहीं छोड़ा। एक दिन अमन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कैसे हो अमन? अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वही साधु खड़े थे। उन्हें देखकर अमन बहुत खुश हुआ। अरे महाराज, आप यहाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उस भस्म की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। मेरे पिताजी का भी अच्छे से इलाज हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। आपकी वजह से आज मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आपका यह आभार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। साधु मुस्कुराए और अमन से कहा, अरे बेटा अमन, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि वो भस्म भी जादुई नहीं थी। मैंने तो बस तुम्हारा आत्मविश्वास जगाने के लिए कहा था कि वो भस्म जादुई है, ताकि तुम इसी के सहारे काम कर सको। ताकत इस भस्म के अंदर नहीं, बल्कि असली ताकत तो तुम्हारे अंदर है। मैं तो बस तुम्हारे अंदर सोए हुए मेहनती इंसान को जगाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो भस्म तो बस राख थी बेटा। जादू तो तेरे अंदर था, जिस पर तूने कभी विश्वास ही नहीं किया। क्या आप सच बोल रहे हैं साधु जी? इसका मतलब वह कोई जादुई भस्म नहीं था। अमन की आंखों में चमक थी, पर होठों पर मुस्कान। उसे अब समझ आ गया था कि सच्चा चमत्कार किसी चीज में नहीं, बल्कि इंसान की लगन और आत्मविश्वास में होता है।